अगर आप आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के सिनेरियो को देखते हो तो हर कंट्री और उस कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों को ईवीज की तरफ पुश कर रही है और ये आईसी इंजन से ईवीज की तरफ ट्रांजिशन काफी जबरदस्ती वाला फील होता है क्योंकि ये एक्चुअली जबरदस्ती है भी। अब अगर आप थोड़े बहुत भी पॉलिटिकल एक्टिव नहीं हो तो आप सोचोगे कि इसमें जबरदस्ती वाली क्या बात है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है अर्थ को बचाने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सेफ प्लेनेट रखने के लिए। वेल अगर ये पिक्चर दूर से देखते हैं तो ये पिक्चर काफी साफ दिखाई देती है, पर क्या सच में ऐसा है? लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप एक ईवी कार के बनने से लेके, उसके चलने से लेके, उसके डिसकंटिन्यू होने तक उसकी लाइफ के कार्बन फुटप्रिंट को देखते हो तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये कन्वेंशनल आईसी इंजन वाली कार से कहीं ज्यादा है अपनी लाइफ में, जो 60% ज्यादा है एक नॉर्मल इंटरनल कंबस्शन वाली कार से। और ये अपने दूसरे ड्रॉबैक्स के साथ भी आती हैं, जैसा कि हम नहीं जानते कि आने वाले 100 से 150 सालों में इन ईवी वेस्ट का एनवायरमेंट पर कितना हार्मफुल इफेक्ट होगा, या फिर क्या हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे या नहीं जो इसके वेस्ट को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि दुनिया अभी ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से जूझ रही है। क्योंकि एक ईवी में सबसे मेन कंपोनेंट होता है उसकी बैटरी, जो बनती है लिथियम आयन से, जिसे लिथियम आयन बैटरी भी कहते हैं। और ये बैटरी मेनली बनी होती है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज एंड ग्रेफाइट से। और अगर आप एक एवरेज पकड़ते हो इन सभी मेटल्स के एनुअल कंजप्शन का तो लिथियम 188 ईयर्स, कोबाल्ट 51 ईयर्स, निकल 38 ईयर्स, ग्रेफाइट 150 ईयर में इनके जो रिजर्व्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैलकुलेशन करंट अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेस और करंट यूज ऑफ कंजप्शन के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। और पॉसिबल है कि फ्यूचर में और भी बहुत सारे बड़े बड़े रिजर्व्स हमें इन सब चीजों के मिल जाएं। बट इसके साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनका कंजप्शन भी उसी रेट से बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया डे बाई डे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है, जहां इन सब मेटल की हद से ज्यादा जरूरत होगी। और जिसके पास इन मेटल्स के रिजर्व्स होंगे या फिर इन मेटल्स को हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी होगी, वो वर्ल्ड इकोनॉमी पर कंट्रोल करेगा या फिर गल्फ कंट्रीज की तरह वॉर में चलता रहेगा। खैर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ईवीज अभी अपने बहुत इनिशियल फेस में है, मतलब अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो सवाल आता है कि जब ईवी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों गवर्नमेंट्स ईवीज को एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली और एनवायरमेंट के सेवियर की तरह दिखा रही हैं? वेल मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा एनवायरमेंट से कहीं बड़ा है, ये मुद्दा पॉलिटिकल है, ये मुद्दा वर्ल्ड सुप्रीमेसी का है। अगर साइंटिस्ट ऐसे ही आईसी इंजन वाली कार्स पर काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक टाइम पर ये इंजन इको फ्रेंडली बन सकते हैं या फिर इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हो सकता है। खैर ये तो बस मेरा एक ओपिनियन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आईसी इंजन वाली कार्स को चलाने के लिए चाहिए पेट्रोलियम, और आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कौन सी कंट्रीज होल्ड करती हैं? इस्लामिक कंट्रीज। पेट्रोलियम के इंटरनेशनल प्राइस कौन सी कंट्री कंट्रोल करती हैं? क्या हो अगर कल को इस्लामिक कंट्रीज ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दें, या फ्यूचर में जब इनके रिजर्व्स खत्म होने आएंगे तो ये एक्सपोर्ट पर बैन लगा दें, प्राइस को एक्सट्रीमली हाई कर दें, या फिर अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें? इससे होगा ये कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो इस्लामिक कंट्रीज से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए ईवीज का ऑप्शन सबसे बढ़िया है। और ईवीज को बेचने के लिए लोगों को आईसी इंजन से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ पुश करने के लिए चाहिए था एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव, और एनवायरमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव क्या ही हो सकता है। ईवीज को चलाने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी हर कंट्री तकरीबन खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। वो उसके रेट्स को सेट कर सकती है और उसे अपने हिसाब से बेच सकती है, और उस कंट्री के कॉर्पोरेट हाउसेस उस इलेक्ट्रिसिटी पर कंट्रोल जमा सकते हैं। तो जब कोई कंट्री ऑयल नहीं खरीदेगी तो इस्लामिक कंट्री बर्बाद होने की कगार पर आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बिना वेपन वाली वॉर इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बस सवाल आता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा।